हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बी स्कूलर्स अकेडमी पे। और आज जो हम लेके आए हैं वो है पार्ट 3 ऑफ कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। पिछले दो पार्ट में हमने आपको वन शॉट में सॉल्यूशंस एज वेल एज केमिकल काइनेटिक्स करवाया था, और इस पार्ट में हम करवाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमारे साथ बने रहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। और हर चैप्टर कवर हो रहा है वन शॉट में। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और मैं बता देता हूँ कुछ अपने बारे में। मेरा नाम है विशाल ठाकुर, माई and I'm passed out from IIT Delhi, and these are my all India rank in these respective exams, and I have produced many IITians under all India rank 100 as well as doctors, right? तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आपको मॉक जेई के, नीट के, एज वेल एज बोर्ड्स के टेस्ट सीरीज एज वेल एज मॉक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे इन जस्ट 99 रुपीज। तो जाइए और इसका लाभ उठाइए। इसके अलावा आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बाय एनिमेटेड वीडियोस, एनिमेटेड लेक्चर्स, जो आपकी कॉन्सेप्ट को और विजुलाइजिंग पावर को बहुत 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 अच्छा कर देगा। इसके अलावा आप ई लाइब्रेरी से ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए और आनंद लीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं कोट ऑफ द डे की। लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे, व्हाट्स मेंट फॉर यू विल फाइंड इट्स वे। राइट? तो आप अपना काम करते रहिए, और जो चीज आपके लिए बनी है वो आपको ढूंढ ही लेगी। आई होप आप सभी मोटिवेटेड हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। राइट? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होती है भाई हमारी ओम्स लॉ। तो R क्या हो जाएगा हमारा? V अपॉन आई, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज करंट फ्लोइंग। राइट? और जो यूनिट होती है आपकी रेजिस्टेंस की वो होती है ओम। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं कुछ इस तरीके का सिलिंड्रिकल, इसकी लेंथ जो है वो क्या है आपकी? एल है। ठीक है जी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? ए है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया ऑफ द कंडक्टर के। सपोज मान लीजिए ये क्या है? वायर थी, वायर थी, वायर थी, किसकी? कॉपर की वायर थी। तो जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ तो तीसरी चीज क्या आएगी? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। यहाँ से इन दोनों को क्लब कर दूं तो ये आ जाएगा ना। राइट? बहुत बढ़िया। तो आर इज, अच्छा इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो क्या आता है मेरा? मेरा आता है रो, विच इज आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और ये रो क्या है मेरा? ये रो है मेरी रेजिस्टिविटी, और ये आर क्या है मेरा? रेजिस्टेंस। यहाँ पे एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। रेजिस्टेंस क्या होता है? ओपोजिशन। अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, ओम्स लॉ लगाऊं, ओम्स लॉ क्या होती है? V इज इक्वल टू आई आर। तो R क्या होता है? V बाई आई। यहां से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली क्या, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही करंट क्या करेगा? आपका फ्लो कम करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और रेजिस्टिविटी क्या है? ये रेजिस्टिविटी क्या भला है?
ये प्रॉपर्टी होती है जी मटेरियल की, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। ये एक प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है, दैट क्वांटिफाइज, जो बताएगी भाई कि कितना स्ट्रांगली ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आर क्या है आपका, आर क्या था, आर रो बाय रो इनटू एल बाय ए आया था, है ना, यही आया था ना, ये आया था, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो ये आ गया फॉर्मूला। और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको इधर उधर कर देता हूं मैं, तो ए इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, तो रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूं, रो को इधर ले जा रहा हूं, आर को इधर ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा भाई, वन अपॉन रो वन अपॉन आर इंटू एल बाय ए। अभी जो एल बाय ए है इसको कहते हैं जी स्टार, विच इज सेल कांस्टेंट। एल बाय ए क्या होता है आपका, सेल कांस्टेंट, और इसको डिनोट करते हैं किससे, जी स्टार से। सेल कांस्टेंट जैसे कि कोई सेल हो, उन उसमें दो इलेक्ट्रोड हो, और दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या कहूंगा, एल। ठीक है जी। और उस इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ए। इसको मैं अभी थोड़ी सी देर में और बताऊंगा, सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया। वन अपॉन आर क्या होता है मेरा, जी। आर क्या था, रेजिस्टेंस, तो जी क्या है, कंडक्टेंस, जी क्या है मेरा, कंडक्टेंस। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और के क्या है मेरा, वन अपॉन रो, रो क्या था, रेजिस्टिविटी, तो के क्या होगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया जी। अच्छा यूनिट की कुछ बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं भाई। आर की यूनिट ओम, भाई बहुत बढ़िया। तो वन अपॉन आर विच इज जी, जी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, पर ओम, और पर ओम को मैं क्या बोलता हूं, साइमन। क्लियर सी बात है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, ओके ओके ओके। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट जो है वो आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो भाई। तो ए इधर एल इधर, है ना। अच्छा, एल की यूनिट मैं मान लेता हूं सेंटीमीटर थी, सेंटीमीटर में डिस्टेंस था। ए की यूनिट मान लेता हूं मैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एल बाय ए की यूनिट हो जाएगी क्या, एल बाय ए हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर इस पर सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया जी। तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, रो क्या हो जाएगा मेरा, रो हो जाएगा मेरा क्या भाई, आर ए बाय एल, विच इज आर इज ओम, और ए बाय एल क्या हो जाएगा मेरा, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा रो, है ना। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट वन अपॉन रो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओम सेंटीमीटर। तो पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर कहूं साइमन पर सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा मेरा के। ये यूनिट्स याद रखनी है जी, ये यूनिट्स याद रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, चलिए बढ़ जाते हैं आगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले हमने बात की किसकी भाई, हमने बात की रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, बी अपॉन आई, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। बहुत बढ़िया जी। फिर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, आर। हमने देखा था एक कंडक्टर था, ऐसा कुछ था, उसमें एल क्या थी, उसकी लेंथ थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ए था। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो रो आता, तो ये फॉर्मूला बन गया था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे ये जो रो है ये क्या है मेरी, रेजिस्टिविटी है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, या फिर ओम इंटू सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको मेजर करने के लिए कौन सा सेल लगता है, कंडक्टिविटी सेल। और कंडक्टिविटी सेल कैसा दिखता है, कंडक्टिविटी सेल कुछ ऐसा सा दिखता है। ये दो तरह के सेल है भाई कंडक्टिविटी सेल। यहाँ से एक वायर जा रही है, यहाँ से एक वायर जा रही है, और इसको कनेक्ट कर देंगे भाई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है मेरी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को किससे डिनोट करता हूँ, जी से। ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या होता है, वन अपॉन आर होता है। इसका फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा भाई ए बाय रो एल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम या फिर साइमन, पर ओम या फिर साइमन, राइट, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, यहां पे अगर मैं फॉर्मूला ये रखा है तो वन अपॉन रो क्या होता है, के ए बाय एल, ऐसा कुछ आ जाएगा, राइट, बहुत बढ़िया। अब जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करता है ऑन डाइल्यूशन, इंक्रीज करता है
ऑन डाइल्यूशन, ये याद रखना भाई। डाइल्यूट करूंगा तो कंडक्टेंस क्या करेगी मेरी, इंक्रीज कर जाएगी जी। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, कंडक्टेंस को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल में कंडक्टेंस किस तरीके से होता है और आयंस में यानी सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस किस तरीके से होता है। बहुत बढ़िया जी। तो मेटल की बात पहले कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, जो मेटल है, मेटल में किस तरीके से कंडक्शन होता है, किस तरीके से कंडक्शन होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मेटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इसलिए उसका नाम दे दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, पहली चीज नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल में मेटल का नेचर कैसा है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है पर एटम तो आपका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, अगर कम है तो कंडक्टेंस कम होगा, राइट। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज जो अफेक्ट करेगी कंडक्टेंस को वो क्या है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो वो क्या करेगा, उसका कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करना बंद कर जाएंगे भाई। होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है, मान लो ये आपका मेटल है, मेटल में पॉजिटिव चार्ज कर्नल है, ठीक है जी, ऐसा कुछ है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके फ्रीली मूवेबल हैं, ये आपके क्या हैं, फ्रीली मूवेबल हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है आपके फ्रीली मूवेबल हैं, ऐसे, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये फ्रीली मूवेबल हैं और मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूं, मैंने क्या कर दिया भाई, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये मेटल क्या करेगा, हीट करेगा, हीट करेगा तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल है ना, ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगेंगे ऐसे 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 ऐसे। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था पहले आराम से, वो क्या हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो कंडक्शन आता है, तो अगर फ्लो ही खराब हो गया तो कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो इसीलिए डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इनका वाइब्रेशन क्या हो जाता है, इनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ये अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगते हैं ज्यादा 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 ऐसे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, कंडक्टेंस थ्रू आयंस की बात करते हैं। आयंस में यानी सॉल्यूशन के अंदर कैसे कंडक्टेंस होता है, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है, सॉल्ट जो होता है वो डिसोशिएट होता है, वो आयंस बनाएगा, और वो आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, तो आयंस क्या करेंगे, करंट फ्लो कराने का काम करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और उसकी वजह से फ्लो होगा, और फ्लो होगा तो क्या होगा, कंडक्शन होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, बहुत बढ़िया जी। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया, उसका नेचर क्या है। दूसरी बहुत बढ़िया चीज, साइज ऑफ आयन सॉल्वेशन, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, उसके आयंस बन गए, और आयंस का सोल्वेशन या हाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगा, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही साइज बड़ा होगा उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, बड़े साइज के साथ थोड़े मूव कर पाएगा, तो साइज जितना ज्यादा, साइज ऑफ आयन सोल्वेशन यानी कि जितना ज्यादा सोल्वेशन होगा उतना ही क्या होगा, मेरा फ्लो कम हो जाएगा, मेरा फ्लो कम हो जाएगा, मेरा आयन का फ्लो, आयन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उतना ही कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा सॉल्वेंट विस्कस होगा उतना ही उसमें मूव करना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मूव अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो फ्लो ऑफ आयन क्या हो जाएगा, या मूवमेंट ऑफ आयन कम हो जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, राइट, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, तो नंबर ऑफ आयंस किस में ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसका कंडक्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन क्यों बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग या वीक है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जब मैं डाइल्यूशन करता हूं, जब मैं डाइल्यूशन वॉल्यूम बढ़ाता हूं तो क्या होगा, उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, और जैसे ही डिसोसिएशन बढ़ जाता है उसके आयंस भी क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ जाएंगे तो आपका क्या होगा भाई,
कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो किस केस में बोला मैंने ये, मैंने बोला वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे आयंस बढ़ जाएंगे, आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है, पर अगर उसकी कंसंट्रेशन कम करूंगा या डाइल्यूशन करूंगा या बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऐड कर दूंगा तो आयंस बहुत दूर दूर हो जाएंगे। और जब वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे और दोनों का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा तो फ्रीली मूव कर पाएगा। तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी क्या होगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी और उस केस में भी क्या होगा, फ्रीली मूवमेंट की वजह से मेरा कंडक्टेंस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे आयंस की मोबिलिटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और मोबिलिटी बढ़ जाती है तो कंडक्टेंस क्या कर जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा एम इक्वल टू के बाई सी इंटू 1000। तो लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, के बाई सी इंटू 1000। और यहाँ पे के क्या है मेरा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। और आपका जो कंसंट्रेशन है उस वो क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब किस में है भाई, मोल पर लीटर में, इसीलिए उसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। अच्छा, लैम्डा एम की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी भाई, आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। ऐसे ही लैम्डा इक्विवेलेंट होता है भाई। लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या होता है, यहाँ पे सी की जगह क्या यूज करूंगा मैं, नॉर्मेलिटी यूज करूंगा। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, उसका फॉर्मूला हो जाएगा ये, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो लैम्डा एम जो है वो क्या है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी, वो क्या होता है, के बाई सी इंटू 1000। अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो मेरी कंसंट्रेशन जब 1 होगी तो मोलर कंडक्टिविटी मेरे किसके बराबर होगी, के बराबर होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। जब सी जीरो होगा, सी अप्रोच करेगा जीरो को, तो लैम्डा एम किसको अप्रोच करेगा मेरा, इनफाइनाइट को। कैसे कैसे कैसे, अगर कंसंट्रेशन क्या करूं, कम करता हूं तो लैम्डा एम बढ़ेगा। तो जब कंसंट्रेशन जीरो के पास होगी तो लैम्डा एम इनफाइनाइट के पास होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ ना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या है भैया, जब आपकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाए, और कंसंट्रेशन जीरो करना तो नामुमकिन है, तो आप क्या करते हो, बहुत 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 पानी डाल देते हो। मान लो कोई सोल्यूशन है जो पानी में बना हुआ था, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डला हुआ था, तो आपने इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए क्या किया, बहुत 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 सारा पानी डाल दिया। तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कंसंट्रेशन जब अप्रोच करेगी जीरो को तो लैम्डा एम लैम्डा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा भाई, राइट। और उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अब ये मुझे लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना है, किसके लिए निकालना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है, राइट। और मुझे ये पता है कंसंट्रेशन कम करने से हो जाता है। कंसंट्रेशन कम जैसे करूंगा मैं धीरे धीरे, लैम्डा एम मेरा क्या बन जाएगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी में बन जाएगा। तो मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया भाई, मैंने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। और जैसे ही ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने, ये देखो जी, ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। जैसे ही ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने, ये जो जैसे ही ग्राफ प्लॉट किया भाई, मैंने देखा, अरे यार यही ठीक है, जैसे ही ये ग्राफ प्लॉट किया मैंने मैंने ये देखा, क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसा सा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसा सा। बहुत बढ़िया जी। और ये दोनों ही एक्सिस को टच ही नहीं कर रहे, यानी कंसंट्रेशन कितनी ही कम कर लूं मैं, वो जीरो हो नहीं रही, और जीरो हो नहीं रही तो ये दोनों टच नहीं कर रहे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। या फिर हो क्या रहा था, दिक्कत क्या आ रही थी, जब मैं बहुत कम कंसंट्रेशन कर रहा था, कंसंट्रेशन जब मैंने बहुत कम कर दी तो मैं लैम्डा एम मेजर ही नहीं कर पा रहा था, ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो क्या हो रहा था भैया, मैं ये पता ही नहीं कर पा रहा था कि जीरो पे क्या आएगा या फिर इस केस में क्या आएगा। अब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला ये तो पैरेलल चलने लगा, इस एक्सिस के पैरेलल ही चलने लगा, कभी कट ही नहीं कर रहा था। पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला फिर भी क्या है, पैरेलल नहीं चला।
तो हमने निकालने के लिए क्या किया, हमने हमने लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालने के लिए क्या किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो एक्स्ट्रापोलेट कर दिया इस एक्सिस को मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे स्केल रखा कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से स्केल रखा और इसको क्या कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, राइट। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही एक्स्ट्रापोलेट किया मेरे को मिल गई वैल्यू, ये वैल्यू मिल गई मेरे को यहाँ पे, ये क्या आ गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू आ गई। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हुआ भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये पैरेलल जा रहा है, एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू आई नहीं रही। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू मैं एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल पा रहा था, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं कर पा रहा था। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इन्फिनिटी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या लानी पड़ी, एक लो लानी पड़ी जिसका नाम था खराश लो। आई होप आप सभी को यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशंस की। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी, मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम बी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट, kept between two electrode with area of cross section A and distance of unit length, distance of unit length। बहुत बढ़िया जी, इसको थोड़ा समझा देता हूं मैं। जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है क्या, के ए बाय एल, ये भी होता है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगर एल 1 हो जाएगा तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, के ए। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी, ए के, क्योंकि एल क्या हो जाएगा 1। तो क्या लिख सकता हूं इसको, के इंटू वी लैम्डा एम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया जी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपकी, कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस है वी वॉल्यूम की, ठीक है जी। कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम बी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना इलेक्ट्रोलाइट है उसमें, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, केप्ट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, के ए बाय एल के बराबर होता है, ये एल है जी, ठीक है जी। जब एल 1 होगा तो ए किसके बराबर हो जाएगा, वी के। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम के वी हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो वी क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है सॉल्यूशन की जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, राइट। तो लैम्डा एम किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा ऑफ बी वॉल्यूम बी सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हमने बात की थी लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है जी, जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी तो जो भी लिमिटिंग यानी कि लैम्डा एम की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लैम्डा एम इन्फिनिटी, राइट। और हमने ग्राफ से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कैलकुलेट हो गया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। तो लिमिटिंग लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इफ मोलर कंडक्टिविटी रीचेस अ लिमिटिंग वैल्यू व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, राइट। तो जब कंसंट्रेशन जीरो अप्रोच करेगी तो लैम्डा एम किसको अप्रोच करेगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट को। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब हम देखेंगे कि मैं कैसे लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकता हूं, कैसे मैं लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाल सकता हूं, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है जी। उससे पहले हम छोटी छोटी 2-3 चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक ग्राफ नोट किया था, हमने एक ग्राफ किया था, ग्राफ में क्या था, एक साइड था लैम्डा एम, है ना, एक साइड क्या था भाई, एक साइड था लैम्डा एम, दूसरी साइड क्या था, कंसंट्रेशन थी स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है। और हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा ग्राफ आ रहा था और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा ग्राफ आ रहा था, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ देखूं तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको इनफाइनाइट पे अप्रोच करूं, कंसंट्रेशन जीरो पे अप्रोच करूं तो ये यहाँ कटेगा और ये क्या होगा मेरा लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो इसको मैं अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में लिखूं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट, राइट। इसका स्लोप मान लेते हैं कितना, ए है, ए इंटू स्क्वायर रूट सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था हमारा, के सी एल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैं कोई भी इक्वेशन नहीं बना पा रहा था। ये जो ग्राफ है ये किसका था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ये किसका था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा अभी जो 2 मिनट पहले हमने देखा था।
बहुत बढ़िया जी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने दूसरा तरीका निकाला। हमने सबसे पहले निकाला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, अल्फा होता है हमारा, अल्फा होता है हमारा क्या, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट। अब आप कहोगे लैम्डा एम इनफाइनाइट तो आप निकाल ही नहीं पा रहे, कैसे निकालोगे एसिटिक एसिड के लिए। तो कैसे निकाला हमने, हमने उसके लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालने के लिए हमने एक लॉ यूज करी जिसका नाम था खराश लॉ या कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। मतलब कोलराश ने क्या कहा कि जब 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 मैं क्या कर रहा हूं, मैं जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर रहा हूं चीजें, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसको क्या करा, एक सॉल्यूशन में डाला, और सॉल्यूशन को भर भर के 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 डाइल्यूट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे एक मग्गा जग में 1 मोल कोई सोल्ट था, एसिटिक एसिड था, ऐसे मान लेते हैं 1 मोल। अब उस मग्गे को मैंने सीधा तालाब में डाल दिया, अब वो क्या हो गया, बहुत 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 डाइल्यूट हो गया। अब जो भी एसिटिक एसिड टूटेगा, टूट के दोनों आयन अलग अलग होंगे, तो वो इतनी इतनी दूर हो जाएंगे, इतना उनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, इतना उनके बीच में सॉल्वेंट आ जाएगा कि वो इजिली इंडिपेंडेंट मूव कर सकेंगे, राइट। तो आयन जो है जब इनफाइनाइट डाइल्यूट होगा, इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा, तो आयन जो है वो कैसा माइग्रेट करेगा, इंडिपेंडेंट माइग्रेट करेगा। तो कोलराश ने इसी को यूज किया, कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन उसने क्या दी, अपनी लो दे दी, और उसने बताया भाई कि अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर लैम्डा एम इनफाइनाइट अगर मुझे चाहिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे चाहिए ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उसने क्या कहा, अगर ये जो एसिटिक एसिड है ये टूट के मेरा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव देता है, तो ये भी अपना इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, ये भी अपना इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, राइट। और अगर दोनों ही इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं तो क्या होगा, तो ये क्या करेंगे भाई, ये अपनी वैल्यू देगा और ये अपनी वैल्यू देगा। तो अगर ये वैल्यू अपनी इंडिपेंडेंटली दे ही रहे हैं तो मैं किसी भी सॉल्ट से ले आता हूँ, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्ट से ले आता हूँ इसकी वैल्यू, और इसकी भी वैल्यू कहीं से भी ले आता हूँ, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा एम इन्फिनिटी की बीक एसिड यानी कि CH3COOH के लिए मिल जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि बस ये जो एनायन और कैटायन है, ये जब इंडिपेंडेंटली मूव कर ही रहे हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, तो ये कहीं से आए हो, चाहे स्ट्रॉन्ग से आए हो चाहे वीक से आए हो, मूव तो अपना इंडिपेंडेंट ही करेंगे हमेशा। और जब मूव इंडिपेंडेंट ही करेंगे तो मेरी वैल्यू कहीं से भी आ रही हो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रही हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट से आ रही हो, मेरे को तो बस दो आयन को ऐड करना है, और जो भी ऐड करके आएगा उसकी मुझे क्या मिल जाएगी, लैम्डा एम इनफाइनाइट मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट के लिए उसने क्या दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, कह रहा कितने भी कैटायन है उनका नंबर, उसको उस कैटायन की लैम्डा एम इनफाइनाइट से वैल्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, प्लस दूसरे कैटायन के नंबर और उसकी इनफाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के जोड़ करा दो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपके पास क्या है, BaOH2, तो Ba की एक वैल्यू ले लो, OH की दो वैल्यू ले लो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी BaOH2 की। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब ये जो खराश लो है इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी है और बहुत सी चीजें ये बता देता है भाई। तो इसकी एप्लीकेशन को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा है कि कैलकुलेट लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। ये जो खराश लो है ये बताता है कि लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बस क्या करना है आपको, लैम्डा एम इनफाइनाइट आपको इंडिविजुअल आयन का चाहिए होगा। इंडिविजुअल आयन का अगर आपके पास लैम्डा एम है, लैम्डा एम इनफाइनाइट या फिर लैम्डा एम, ये आयन के लिए ये वाले यूज करते हैं जनरली। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट आपके लिए आयन का है तो उनको ऐड कर दो और बस आपका क्या निकल जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज क्या बताता है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के, राइट। तो आपको पता है अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इन्फिनिटी, अभी हमने पढ़ा था। और अगर मुझे के ए चाहिए तो के ए क्या हो जाएगा, C α² 1 - अल्फा, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, C लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट का स्क्वायर बाय 1 - लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट। ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आप क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज अल्फा, है ना। अल्फा क्या था आपका,
अल्फा था लैम्डा एम बाय लैम्डा एम इनफाइनाइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। और क्या कैलकुलेट करना बताता है ये? सोल्यूबिलिटी और केएसपी, सोल्यूबिलिटी और केएसपी यानी कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को भी कैलकुलेट करना बताता है, राइट। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल पे। ठीक है जी, आपके पास दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है क्या आपका डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल, और एक होता है आपका क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ किसकी? टाइप ऑफ सेल की। और टाइप ऑफ सेल में पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल की। तो मैं गैल्वेनिक सेल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल एक डिवाइस होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसमें जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है, राइट। और सेल कुछ आपका ऐसा सा दिखता है। अगर सेल के कंपोनेंट देखें तो इसमें दो दो पार्ट हैं भाई, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों ही क्या है? हाफ सेल है। ये एक हाफ सेल है और एक ये हाफ सेल है। दोनों को मिलाऊंगा तभी एक कंप्लीट सेल बनेगा, राइट। बहुत बढ़िया। दोनों हाफ सेल में देखोगे आप तो एक इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है ऐसे, और एक साल्ट ब्रिज है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है और बाहर से तार से जुड़ा हुआ है इसको, राइट। एक एक ये जो चीज डाली हुई है मेटल की, एक जिंक है और एक कॉपर है। तो ये इलेक्ट्रोड है, इनके नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। एक जिंक इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो सॉल्यूशन डाल रखा है वो क्या डाल रखा है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ जिंक। और इसमें जो सॉल्यूशन डाल रखा है सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब डैनियल सेल में क्या होता है भाई? करंट आपका मूव करता है, करंट छोड़ो, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका मूव करता है जिंक से कॉपर की तरफ। तो करंट जो है इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में मूव करता है, विच इज कॉपर टू जिंक। ये याद रखना है भाई। दूसरा और क्या होता है भाई? जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो जिंक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। जिंक जो है वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है भाई। और कॉपर जो है, कॉपर Cu2 पॉजिटिव जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे क्या होने लगेगा? डिपॉजिट होने लगेगा। दिस इज योर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या होगा? एनोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। और कॉपर पे रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा? आपका कैथोड। और इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडॉक्स। और रिडॉक्स कभी अकेले नहीं होती, यानी उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं। एक में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में आपका रिडक्शन हो रहा है। बाय डिफॉल्ट हम ऑक्सीडेशन को लेफ्ट में रख रहे हैं और रिडक्शन को किस में रख रहे हैं? हम राइट में रख रहे हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं याद तो गैल्वेनिक सेल को याद करने के लिए आप लोन याद रखो। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा और उस पर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर डैनियल सेल। डैनियल सेल को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो आपका जो उसमें कैथोड होता है वो क्या होता है? कॉपर। कैथोड क्या है? कॉपर। एनोड क्या है आपका? जिंक। एनोड क्या है? जिंक। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, जो सॉल्ट ब्रिज है, ये जो सॉल्ट ब्रिज था आपका, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये वाला, ठीक है जी, ये दोनों सॉल्यूशन को क्या करता है? कंप्लीट करता है। तो सर्किट कंप्लीट करने के काम आ रहा है। दूसरा, ये अपने आयंस प्रोवाइड करेगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी ये मेंटेन करता है। ठीक है जी। तो सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है आपका? अगर अगर सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? अगर अगर सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो दोनों हाफ सेल हैं इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये सॉल्यूशन भरा हुआ ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा, सोल्ट ब्रिज में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है आपका? KCl और KNO3। इसी को कहते हैं अगर अगर सॉल्यूशन। ये क्या है आपका? अगर अगर सॉल्यूशन है, इसमें KCl और KNO3 भरा होता है, राइट। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो रिडक्शन किस पे होगा आपका? कैथोड पे। कैथोड पे क्या हो रहा है आपका? जो Cu2 पॉजिटिव है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। कैथोड पे जो Cu2 पॉजिटिव है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किस पे होगा? एनोड पे। तो एनोड पे जिंक क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन देखो तो वो क्या आएगा? पहले ऑक्सीडेशन आएगा, फिर रिडक्शन आएगा और बीच में सॉल्ट ब्रिज। तो ऑक्सीडेशन पे क्या हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और रिडक्शन में क्या हो रहा है? Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या था आपका? गैल्वेनिक सेल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये था आपका गैल्वेनिक सेल, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बला है?
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रोड है इसके और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको क्या कहूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब भी मैं कोई भी कंसंट्रेशन लूंगा इलेक्ट्रोलाइट की उस सॉल्यूशन में, ये जो सॉल्यूशन लिया है ना, ये सॉल्यूशन लिया है, जिंक को मैंने ZnSO4 सॉल्यूशन में डाला था। अगर ZnSO4 की कंसंट्रेशन में 1 मोलर रख लूँ, या फिर ZnSO4 में भी जो Zn2 पॉजिटिव है उसकी कंसंट्रेशन में 1 मोलर रख दूँ, तो मेरा जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं भैया, कुछ कंपोनेंट हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आते हैं भैया कंपोनेंट्स। तो हमारे पास क्या है, दो बीकर हैं, दो बीकर को क्या कहता हूं मैं, हाफ सेल, और ये टू पोर्शन ऑफ सेल है, राइट। बहुत बढ़िया, एक हाफ सेल इधर है और एक हाफ सेल इधर है, तो ये दो पोर्शन हो गए मिला के। बढ़िया जी। सबसे पहले बात कर रहा हूं उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लूंगा, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो जिस सॉल्यूशन में मैंने उस इलेक्ट्रोड को डिप किया वो सॉल्यूशन, उसको इलेक्ट्रोलाइट कह रहा हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, केमिकल कंपाउंड दैट डिसोशिएट इनटू आयन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ZnSO4 में जो है वो Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव जो है वो दोनों ही क्या करेंगे, मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज क्या है भाई आपका, ये जो सॉल्ट ब्रिज मैंने दिखाया था आपको, ये दिखाया था ना, ये सॉल्ट ब्रिज है। बहुत बढ़िया जी। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है आपका, सॉल्ट ब्रिज होता है यू शेप इन्वर्टेड ट्यूब कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब है कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। कौन कौन से, KCl और KNO3, या तो KCl भर लो या KNO3 भर लो। इसमें जो KCl है इसमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, KCl को चुना इस तरीके से कि इसमें जो K पॉजिटिव की मोबिलिटी और Cl नेगेटिव की मोबिलिटी है दोनों ही क्या हो आपकी, बराबर हो, इक्वल हो। ऐसे ही KNO3 में आप देखोगे तो K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव दोनों की ही मोबिलिटी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड जो है कैथोड है, एक एनोड है। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, एक और इलेक्ट्रोड की बात करते हैं विच इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे, आप जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो आपके पास सेल है, और सेल में कौन सी हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक रिएक्शन, एक हाफ रिएक्शन कभी भी नहीं होगी, जब भी होगी दो होगी, क्योंकि रिडॉक्स जब भी होगी, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो दोनों रिएक्शन को होना ही पड़ता है। अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर एक हाफ सेल का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो दूसरी रिएक्शन भी करानी पड़ेगी। तो दूसरा रिएक्शन अगर मैं करा रहा हूं तो मुझे वो कैसा चाहिए, रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में मैं इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इस इलेक्ट्रोड की क्या निकाल सकता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकता हूं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और रेफरेंस मैंने किसको माना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा सा दिखता है भाई, ऐसा सा, राइट। एक मिनट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है जी। इसमें क्या हो रही है, H2 में पास करा रहा हूँ, ये प्लेटिनम वायर है और ये क्या है, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम है नीचे। आगे अब आ जाते हैं इस पे, इलेक्ट्रोड किसका है भाई, प्लेटिनम कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम पे कोट किया गया है प्लेटिनम ब्लैक को, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट किसका है भाई, एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि HCl का सॉल्यूशन है जनरली। बहुत बढ़िया। और इसमें क्या कर रहा हूं मैं, जो हाइड्रोजन गैस डाल रहा हूं मैं वो किस पे रख रहा हूं, 1 बार पे रख रहा हूं। तो 1 बार रख रहा हूं किसका, इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर। और इसके अंदर क्या रखा है, जो H प्लस रखा है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी रखी है मैंने, 1 मोलर। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, आई होप आप सभी को क्लियर भी हो गया होगा, राइट। बहुत बढ़िया जी। अब बढ़ जाते हैं आगे। तो ये क्या था आपका, डैनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। तो डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में फिर से मैं बता देता हूँ भाई। डैनियल सेल वो है जो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो केमिकल एनर्जी है या केमिकल रिएक्शन है वो कैसी है आपकी, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि डेल्टा जी कैसा होगा उसका, नेगेटिव होगा, ठीक है जी। डैनियल सेल कुछ ऐसा सा दिखता है, उसमें कुछ कंपोनेंट है, एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है, एक सॉल्ट ब्रिज है, दो इलेक्ट्रोड है, और वो करंट की दिशा कुछ इस तरीके से होगी और इलेक्ट्रॉन की दिशा कुछ इस तरीके से होगी, राइट। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहा है और करंट जो है कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा है। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करना चालू किया, कैलकुलेट करना चालू किया। कैसे, मान लीजिए हमने ये क्या लिया, डैनियल सेल लिया,
इसमें एक क्या लिया, इलेक्ट्रोड ले लिया, जिसका मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। और एक क्या ले लिया उसके लिए, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया, जैसे कि SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मैं इन दोनों से क्या करने लगा, इस इलेक्ट्रोड का क्या निकालने लगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने लगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो हमने देखा भैया कि वैल्यू जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था, कैलकुलेट किया था, वो मैंने मान लिया कि 0 है। अब इसके रिस्पेक्ट में सभी का निकाला है, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना मान लिया, 0। अब दूसरे इलेक्ट्रोड का हो सकता है ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए। अगर ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ई नोड आ रहा है, तो वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा देन H+H2 से, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सिंपल सी बात है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया जी। अब इसी को जब मैंने इस डाटा को एक टेबल में रखा तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन के तैयार हो गई, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है भैया, अ सीरीज ऑफ हाफ सेल अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। देख लेते हैं जी कैसी दिखती है, कुछ ऐसी सी आपकी क्या दिखती है, सीरीज दिखती है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जो हमने सभी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले, सबके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले 298 केल्विन पे, तो ये एक टेबल बन के तैयार हो गई। कुछ की वैल्यू जो आई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कम आई, और कुछ की वैल्यू जो आई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या आई, ज़्यादा आई, है ना। जिनकी पॉजिटिव आई वो क्या है, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है देन हाइड्रोजन से, है ना। और जिनकी क्या आई, इनकम आई, वो क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। ये सी चीज़ थोड़ी सी समझ लेते हैं भाई। हमने देखा जो Zn है वो Zn2 पॉजिटिव में जाता है, और जो Cu2 पॉजिटिव है वो Cu में जाता है। तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव आपका Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu में जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और ये होगा क्या आपका रिडक्शन। ऐसा ही होगा ना, अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन भी होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर सी बात है। बहुत बढ़िया जी। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये Zn ने इसको रिड्यूस कराया, क्योंकि ये Zn ने क्या करा, इस Cu2 पॉजिटिव को रिड्यूस कराया, तो ये क्या है, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। और ये Cu2 पॉजिटिव ने Zn को ऑक्सीडाइज कराया, तो ये क्या है, मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी बात ये है, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक जी, बहुत बढ़िया। तो मान लो Zn जो है, जब मैं उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ लगाता हूँ तो वो Zn2 पॉजिटिव में जाता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H+ क्या हो रहा होगा, आपका H2 में जा रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव ई नोड आता है जब, तो वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। उसने हाइड्रोजन को रिड्यूस करा दिया तो वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और कहाँ आई Zn की वैल्यू, Zn की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और हाइड्रोजन वाली देखोगे तो वो क्या है, 0। तो नेगेटिव वाला क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दे रहा है। अब इसको टेबल को समझते हैं। जो भी वैल्यू नीचे आ रही है, जो भी वैल्यू नीचे आ रही है वो अपने से ऊपर वाले को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। जो भी नीचे है वो अपने से ऊपर वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अच्छा, दूसरी चीज, इस टेबल के अनुसार, इस टेबल, ये जो टेबल हमने एनसीईआरटी से उठाई है, इस टेबल के अनुसार अगर मैं जाऊं, डाउन द ग्रुप में जैसे जैसे जाऊंगा आपकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। रिएक्टिविटी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज होगी। ठीक जी। अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो रिएक्टिविटी विद वाटर क्या करेगी, बढ़ेगी। ये जो नीचे वाले लोग हैं ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएंगे। जो ये बीच वाले लोग हैं ये क्या करेंगे, आपके सिंपल वाटर से, मतलब कोल्ड बहुत ज़्यादा था, अब क्या है, नॉर्मल वाटर से भी क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। और जो ये वाले हैं, ये जो हाइड्रोजन के पास वाले हैं, ये क्या करेंगे, जो वाटर से, हॉट वाटर से क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, हॉट वाटर या फिर स्टीम से रिएक्ट करेंगे। और हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई भी वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए नीचे के दो बंदे ले लिए, नीचे के सिर्फ दो बंदे ले लिए मैंने, तो जो ज्यादा नीचे होगा वो ऊपर वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ये थोड़ी बातें आप दिमाग में रखिए, थोड़ी बातें दिमाग में रखिए। ठीक है जी। उसी से क्या होगा, इस आपका जो ई नोट सेल में जब निकालूंगा, अगर कुछ लोगों को पता है तो ई नोट सेल अगर पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होगा भैया, आपका ई नोट सेल अगर पॉजिटिव आ जाता है तो आपकी रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी, अभी 2 मिनट में बताने वाला हूँ मैं। तो अगर ई नोट सेल आपका पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर मैं इन दोनों को, किसी भी दो को आपस में लगा के मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करूं और वो पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, मतलब अपने आप हो जाएगी।
अगर मैं नीचे वाले बंदे पे क्या कराऊं, ऑक्सीडेशन, और ऊपर वाले बंदे पे रिडक्शन कराऊं, तो हमेशा ई नोट की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। दूसरी चीज समझ लेते हैं भाई। अब जब मैं ई नोट सेल में कैलकुलेट करता हूँ, तो ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट लेता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं इससे दिखाता हूँ। ई नोट सेल जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये आएगा ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट मतलब क्या, ई नोट जिसपे रिडक्शन हो रहा है, और माइनस ई नोट जिसपे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड की वैल्यू। पर दोनों ही मैं क्या लूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल लूंगा। दोनों ही मैं क्या लूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये दिमाग में डाल लो। अगर मैंने ऑक्सीडेशन ले लिया, एक पे रिडक्शन और एक पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू ले ली, तो ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिमाग में रखना, दोनों रिडक्शन वाले होने चाहिए, दोनों रिडक्शन वाले होने चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का भी हो, अगर उस पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और मैं उसी पे ऑक्सीडेशन करा लूँ, उस रिएक्शन को पलट दूँ, उस रिएक्शन को पलट दूँ, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पर साइन चेंज हो जाएगा। तो ई नॉट रिडक्शन, पलट दूंगा तो ऑक्सीडेशन होने लगेगा ना। जैसे कि Zn जो है, Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और Zn2 पॉजिटिव जो है वो Zn में जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ई नोट जो इसका है और ई नोट जो ऊपर वाले का है, तो मान लो मैं इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2, तो ई नोट 1 जो होगा वो माइनस ऑफ ई नोट 2 होगा। ये ऑलवेज होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। तो मैं ये लिख सकता हूँ, ई नोट जो रिडक्शन वाला है वो माइनस ऑफ ई नोट ऑक्सीडेशन वाला होगा। तो अगर ई नोट राइट वाला ले रहा हूँ माइनस ई नोट लेफ्ट वाला ले रहा हूँ ई नोट कैलकुलेट करने के लिए, या फिर ई नोट कैथोड वाला ले रहा हूँ माइनस ई नोड एनोड, ऐसे ही होगा ना। लेफ्ट में क्या होता है, एनोड होता है। ऐसे ले रहा हूँ, और दोनों पे रिएक्शन कौन सी ले रहा हूँ, रिडक्शन। पर मान लो मैंने एक पे ऑक्सीडेशन करा ली, तो ई नोड कैथोड वाले पे मैंने सेम ही रहने दिया, पर एनोड वाले पे मैंने क्या करा ली, ऑक्सीडेशन करा ली, तो ये प्लस वाला ले लूंगा मैं। ई नोड जो है वो प्लस वाला ले लूंगा, पर अभी ऑक्सीडेशन हो रही है इस पे, और इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। बहुत बढ़िया जी। चलिए आप बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, है ना। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें, ऐसा डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, या कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसा इस वजह से क्योंकि आपने अब सेल में क्या लगा दिया है, सेल लगा दिया है, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसमें आप क्या करोगे, उस रिएक्शन को कराओगे क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके। सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया जी। एग्जाम्पल के तौर पे, 2 कॉपर स्ट्रिप डिप्ड इन एन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है जी। 2 कॉपर स्ट्रिप डिप्ड इन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ CuSO4। तो एनोड पे क्या होगा, Cu से Cu2 पॉजिटिव बनेगा, और कैथोड पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव से Cu बनेगा। ये कब करते हैं हम करते हैं ये मेटलर्जी में, जब हम क्या कर रहे होते हैं, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या होगा भैया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर आप कहो ई नोट का साइन, ई नोट कैसा आएगा, नेगेटिव, और डेल्टा जी का साइन, डेल्टा जी कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल में रिलेशन क्या है, तो डेल्टा जी नोट जो होता है वो माइनस एन एफ यू होता है। यहाँ पे जो एन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन है, एफ जो है वो फेराडे है, ई नोट जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, राइट। और डेल्टा जी नोट जो है वो माइनस आर टी एल एन के होता है। ये आप इक्विलिब्रियम से पढ़ते हुए आए हो, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया नस्ट इक्वेशन पे। और नस्ट इक्वेशन क्या है भैया आपकी, मान लो कि कोई हाफ सेल है आपके पास जिसमें एम एन पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन लेके एम सॉलिड बना रहा है, राइट। तो आपकी नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ। एन एफ है ये, एन एफ लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जो एम सॉलिड है वो ऊपर, एम एन पॉजिटिव है वो नीचे। सॉलिड की जो है ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन है किसकी,
इसकी भी और इसकी भी। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड में हमेशा क्या लेता हूँ 1। तो ये क्या आ जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। अच्छा अगर ये 298 केल्विन पे लूँ, 298 केल्विन पे, तो मेरी जो नर्स्ट इक्वेशन है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लोग, इसकी तो मोलर कंसंट्रेशन 1 है तो इसको 1 लिख लिया और नीचे क्या आ गया एम एन पॉजिटिव। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये जो नीचे वाली है इक्वेशन आप इसको 298 केल्विन पे ही लगाएं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे क्या रिलेशन रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और केसी का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो केसी जो होता है वो होता है एंटी लॉग ऑफ एन ई नोट सेल बाय 0.0591, या फिर ई नोट सेल जो होता है वो होता है आपका 2.303 आर टी बाई एन एफ लोग के सी। अगर इसको 298 केल्विन पे देखूं तो 298 केल्विन पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0.059। तो 0.059 बाय एन लोग के सी ऐसा कुछ आ जाएगा आपका ई नोट सेल। ठीक है जी, और यहाँ से आप के सी निकालेंगे तो ये आ जाएगा एन ई नोट बाई 0.059, और क्योंकि लोग है तो क्या आ जाएगा 10 की पावर आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो या तो एंटी लोग ले सकते हो, सिंपल सी बात ये है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी चीज, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो डेल्टा जी क्या हो गया आपका जीरो हो गया। तो डेल्टा जी जीरो हो गया तो ई सेल भी क्या हो गया आपका जीरो हो गया। ये चीजें आप ध्यान में रखना भाई, एट इक्विलिब्रियम ये होगा। तो जो आपका Q था वो किसके बराबर आ गया K, यानी कि 1 अपॉन जो ये हमने लिया था ना 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव, ये किसके बराबर हो गया अब K के बराबर हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बात करते हैं हम फेराडेज लॉ की। फेराडेज ने दो लॉ दी थी भाई, दो लॉ दी थी, और उसमें एक लॉ क्या थी आपकी, पहली वाली लॉ देख लेते हैं भाई। पहली वाली लॉ क्या कहती है, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occur at any electron during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte which is W is equal to ZIT। समझ लेते हैं इनने क्या कहा भाई कि वेट जो भी होगा, आप एक रिएक्शन करा रहे हो, उसमें क्या है दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड पे अगर कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा है या सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, समझना चीज को अच्छे से समझना भैया। एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड पे या तो ये सॉल्यूशन के अंदर जा रहा होगा या फिर सॉल्यूशन से इसके ऊपर आगे डिपॉजिट हो रहा होगा, ये हो रहा होगा, या फिर इस पे कोई गैस इवोल्व हो रही होगी। उसका जो भी वेट होगा, चाहे गैस इवोल्व हो रही हो, चाहे वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहा हो, चाहे सॉल्यूशन से उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा हो, उसका जो भी वेट होगा वो बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने उस इलेक्ट्रोड से पास की है। राइट, बहुत बढ़िया। अब जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो क्या आता है जेड, विच इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। राइट, और ये जो जेड है ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू जेड क्यू, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी डब्ल्यू जेड क्यू के, और क्यू किसके बराबर होता है मेरा आई टी के। तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी के बराबर। तो ये आ गई मेरी क्या फेराडेज फर्स्ट लॉ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट, तो बढ़ जाते हैं आगे। ठीक है जी, सेकंड लॉ क्या कहती है, सेकंड लॉ कहती है भाई द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। फिर से समझते हैं भाई, फिर से समझते हैं। सेकंड लॉ में उसने क्या कहा भैया, एक साथ काफी सारे इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक दो तीन, और सभी को मैंने क्या करा सीरीज में लगाया, सीरीज में लगा दिया इन तीनों इलेक्ट्रोड को, और सभी से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो मेरी क्या होगी इस बार बराबर होगी। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सभी क्योंकि सीरीज में लगे हैं तो जितना भी चार्ज एक इलेक्ट्रोड पे पास किया वो सब में क्या गया बराबर गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस क्या बोल रहा हूं जी, अमाउंट ऑफ अलग अलग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग चीज क्या हो रही होगी डिपॉजिट हो रही होगी, मान लेते हैं डिपॉजिट हो रही है। ठीक है जी, तो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड, चलिए मान लेते हैं लिबरेट कह रहा है ये, चाहे डिपॉजिट हो चाहे लिबरेट हो। ठीक है जी, by same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। समझते हैं, जो भी इक्विवेलेंट वेट या लिबरेट हो रही है अगर कोई गैस, या डिपॉजिट हो रहा है कोई भी मेटल आपका इलेक्ट्रोड पे, या फिर सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है, जो भी रिएक्शन हो रही है
उसमें जो भी चीज हो रही है, तो जो भी वो वेट डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा होगा, जो भी वो वेट डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा होगा, वो अपने केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि वेट जो भी डिपॉजिट या लिबरेट हुआ होगा, उसको मैं उसकी किससे डिवाइड करूंगा, उसको किससे डिवाइड करूंगा भाई, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करूंगा। वो अमाउंट जो होगा मेरा डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। तो दूसरे पे भी क्या होगा, सेम चीज होगी, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड है तो। और तीसरे पे भी क्या होगा, सेम चीज होगी। ऐसे ही मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड लगा दूंगा तो चीज क्या होगी, सेम ही होगी। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे भाई, फाइनल पार्ट पे, कोरोजन। कोरोजन क्या कह रहा है भाई आपका, कोरोजन कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है ये, इन विच मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल फॉर्म्स कोटिंग ऑन मेटल सरफेस। बेसिकली क्या कर रहा है, आपका अगर आयरन है, उसको कोरोड हो रहा है, उस पर कोरोजन हो रहा है या वो खराब हो रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है भैया, उसकी मेटल ऑक्साइड की जो लेयर है वो फॉर्म होती जा रही है उस मेटल सरफेस पे। यानी आयरन पे आयरन ऑक्साइड की लेयर क्या हो रही होगी, कोट हो रही होगी। यानी कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो कांटेक्ट में आ रहा है, किसके कांटेक्ट में आ रहा है, वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, उसमें मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आ रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर भी खराब होता है ना, काला पड़ जाता है। बहुत बढ़िया जी। प्रिवेंशन क्या है, कैसे कंट्रोल करूंगा, पेंट कर दो, बैरियर प्रोटेक्शन लगा दो, रस्ट को रोकने के लिए कोई सोल्यूशन लगा दो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, बैटरीज की। और बैटरीज जो होती हैं वो आपकी दो तरह की होती हैं। किस किस की तरह की होती हैं भाई, एक प्राइमरी बैटरी होती है और एक सेकेंडरी बैटरी होती है। तो प्राइमरी बैटरी क्या होती है भाई आपकी, प्राइमरी बैटरी वो होती है जो एक बार यूज करने पे आप फेंक दो, दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, दोबारा रिचार्ज आप उसको नहीं कर सकते। रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे मरकरी सेल और लेकलांग के सेल या फिर ड्राई सेल। लेकलांग के सेल को और क्या बोलते हैं, ड्राई सेल। अच्छा जी। तो सेकेंडरी बैटरी क्या होगी, सेकेंडरी जो होगी कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि उसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेड स्टोरेज बैटरी या फिर निकल कैडमियम सेल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट पोर्शन और बचा है विच इज फ्यूल सेल। तो चलिए बात करते हैं किसकी, फ्यूल सेल की। तो चलिए बात करते हैं किसकी, फ्यूल सेल की। और फ्यूल सेल क्या करता है भाई, फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल होता है दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। यानी कि जो फ्यूल से जो एनर्जी आ रही है उनको कंबशन करके, तो क्या करता है भाई, कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक H2CH4 डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट। तो वो कंबशन ऑफ फ्यूल से जो एनर्जी आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। काफ़ी एफिशिएंट होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। तो थैंक यू सो मच, सायोनारा।